हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 49। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शीतल के जाने के बाद मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता शर्मा जी के फ्लैट के सामने चली आई और बेल बजा दी। मिसेज शर्मा इस वक्त घर में अकेली थी, इसलिए दरवाजा भी उन्होंने ही खोला। मिसेज आहूजा को देखते ही मिसेज शर्मा की भवें तन गई। उन्होंने जैसे ही दरवाजा वापस बंद करना चाहा, मिसेज आहूजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, मिसेज शर्मा जरा सुनिए। क्यों मिसेज शर्मा, अब आप फिर से यहाँ क्यों आई हैं? कल मेरी बहू के बारे में गलत बोलकर आपको चैन नहीं मिला क्या, या अब भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है? मिसेज शर्मा ने नाराज होते हुए कहा। उसके लिए मैं और मिसेज गुप्ता शर्मिंदा है मिसेज शर्मा, है ना मिसेज गुप्ता? मिसेज आहूजा ने कहा। लेकिन मिसेज गुप्ता तो हैरान थी, क्योंकि ऐसा कुछ करने तो वो दोनों यहाँ बिल्कुल नहीं आई थी। मिसेज गुप्ता को चुप देखकर मिसेज आहूजा ने धीरे से उनके पैर पर अपना पैर मारा और दांत पीसते हुए कहा, है ना मिसेज गुप्ता? हाँ, हम शर्मिंदा हैं, मिसेज गुप्ता ने जल्दबाजी में कहा। मिसेज शर्मा ने दोनों को घूर कर देखा तो मिसेज आहूजा ने अपने शब्दों में चाशनी लपेटते हुए कहा, क्या मिसेज शर्मा, अब इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा करेंगी क्या आप? ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया, लेकिन आइंदा से ख्याल रखना, मिसेज शर्मा ने कहा। मिसेज आहूजा ने कहा। मिसेज शर्मा ने दरवाजा बंद कर जैसे ही अंदर जाना चाहा, मिसेज आहूजा ने उनकी तरफ इशारा किया तो मिसेज गुप्ता ने कहा, अच्छा मिसेज शर्मा, वो अपार्टमेंट की सारी लेडीज मिलकर अपना एक क्लब खोलने की बातें कर रही थी। आज दोपहर में उसी को लेकर मीटिंग है, तो क्या आप उसमें आएंगी? क्लब? ये क्या है? मिसेज शर्मा ने पूछा। अरे मिसेज शर्मा, क्लब मतलब अपार्टमेंट के सभी फ्लैट्स में रहने वाली लेडीज का एक ग्रुप, जिसके अपार्टमेंट में ही एक ऑफिस बन जाएगा। उस क्लब में शामिल सभी लेडीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी, एडवाइस देंगी, दिन भर एक दूसरे के बारे में सोचेगी, परवाह करेगी। हम लोग घर में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं, तो सोचा साथ बैठकर अच्छा वक्त ही बिता लेंगे, और ये क्लब ना हमारे एज ग्रुप के लिए होगा। मिसेज आहूजा ने अपने मन से कहानी बनाते हुए कहा। अच्छा ऐसा है, मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, मिसेज शर्मा ने हैरानी से कहा। हाँ मैं भी, मिसेज गुप्ता ने हताश होकर कहा, क्योंकि मिसेज आहूजा क्या कह रही थी उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मिसेज आहूजा ने एक बार फिर उनके पैर पर अपना पैर मारा और मिसेज शर्मा ने कहा, आप दोनों किस बारे में बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मिसेज गुप्ता ने अपना पैर सहलाते हुए कहा, अरे आप बस ज्वाइन कर लीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। वैसे भी 4 लोगों के बीच रहेंगी तो कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, वरना तो अपार्टमेंट की औरतों को दूसरों के घर में ताका झाकी करने में भी फुर्सत नहीं है। मैं जरूर आती, लेकिन शीतल अभी घर पर नहीं है, मिसेज शर्मा ने अपनी मजबूरी जताई। अरे तो कौन सा आपको बाहर जाना है, यही अपार्टमेंट के लॉन एरिया में तो मीटिंग है, और तब तक तो शीतल भी आ जाएगी। आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए मिसेज शर्मा, मिसेज आहूजा ने कहा। तो मिसेज शर्मा सोच में पड़ गई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी। ओके मिसेज शर्मा, याद से 1 बजे आ जाइएगा। चलिए मिसेज गुप्ता, कहकर मिसेज आहूजा वहां से चली गई। मिसेज शर्मा ने भी दरवाजा बंद किया और अंदर चली आई। ये आप मिसेज शर्मा से किस क्लब के बारे में बात कर रही थी? ऐसा तो कुछ नहीं है अपार्टमेंट में, मिसेज गुप्ता ने मिसेज आहूजा के साथ चलते हुए कहा। कोई क्लब नहीं है, वो तो मैंने उसे मिसेज शर्मा को झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाया है। पहले मैंने सोचा मिसेज शर्मा को डायमंड के नेकलेस की सच्चाई बता दूं, लेकिन उससे सिर्फ ये बात घर में ही रह जाएगी और मजा नहीं आएगा। लेकिन ये क्लब के बहाने जब अपार्टमेंट की सारी औरतों के सामने शीतल का सच आएगा, तो सोचो कितना मजा आएगा। तब उसे पता चलेगा उसने किससे पंगा लिया है, मिसेज आहूजा ने कहा। मिसेज आहूजा, मुझे लगता है ये सब ज्यादा हो जाएगा। मिसेज शर्मा बहुत सीधी सादी औरत है, कहीं इन बातों की वजह से वो ज्यादा परेशान ना हो जाए, और फिर अपार्टमेंट के लोगों के सामने शीतल का अपमान करना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पहली बार मिसेज गुप्ता ने मिसेज आहूजा का साथ न देते हुए कहा, आप भूल गई क्या मिसेज गुप्ता, उस शीतल ने हमारे साथ क्या किया था? उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी। बहुत घमंड है ना उसे खुद पर, आज मैं उसका ये घमंड चकनाचूर कर दूंगी।
आपको साथ आना है तो आइए, वरना मैं चली, मिसेज आहूजा कहते हुए आगे बढ़ गई। अरे मिसेज आहूजा, अरे सुनिए तो, मैं भी आती हूँ, आवाज देते हुए मिसेज गुप्ता भी उनके पीछे चल पड़ी। रुचिका ने रुचिका बैंक। रुचिका आज बैंक अकेले ही चली आई और थोड़ा जल्दी भी। उसने मधु के साथ आने से इनकार कर दिया। पिछले 2 दिन से उसके और मधु के बीच अनबन चल रही थी। अप्रैल का महीना चल रहा था और रुचिका को जल्द से जल्द ऑडिट का काम निपटाना था। वह आकर अपनी सीट पर बैठी और काम करने लगी। रुचिका के अलावा वहां बस 2-4 स्टाफ थे जिनसे रुचिका को कोई मतलब नहीं था। रुचिका बस लगातार अपना काम किए जा रही थी कि एकदम से उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब उसने माला और मोंटी को साथ देखा था। रुचिका के हाथ रुक गए और चेहरे पर परेशानी के भाव झिलमिलाने लगे। उसने फाइल बंद की और उठकर वॉशरूम चली गई। शीशे के सामने आकर रुचिका ने 2-3 बार मुंह धोया। जैसे ही उसकी नजर शीशे में दिखाई दे रही थी, अपने अक्ष पर पड़ी रुचिका को महसूस हुआ जैसे उसका अक्ष उससे कुछ कह रहा हो। तू ये क्या कर रही है रुचिका? तुझे मोंटी पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मोंटी सही होता तो वो तुम्हें ये जरूर बताता कि वो कल शाम माला से मिला था, लेकिन उसने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहता तुम इस बारे में जानो। क्या तुमने ध्यान दिया, इन दिनों मोंटी का प्यार और परवाह तुम्हारे लिए बढ़ गया है ताकि वो तुम्हारा ध्यान माला से हटा सके। जरा सोचो रुचिका, मोंटी ने चित्रकूट जाने से मना क्यों किया? क्योंकि माला यहाँ है। मोंटी बिजनेस की बातें कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो माला से हाथ मिलाना चाहता है। और तुम आंख बंद करके बैठी रहो। शीशे में दिखाई पड़ रहे रुचिका के अक्ष की आवाज रुचिका के कानों में पड़ी। नहीं, मोंटी ऐसा नहीं है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। रुचिका खुद में बड़बड़ाई। अगर इतना ही प्यार है तो वो कल माला के साथ क्या कर रहा था? माला के इतना करीब होने से तो यही साबित होता है रुचि कि मोंटी भी उसमें दिलचस्पी रखता है और उसे पसंद करता है। मोंटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है रुचिका, और कुछ नहीं। अक्ष ने एक बार फिर नफरत भरे स्वर में कहा। बस करो, मोंटी ऐसा नहीं है। रुचिका ने अपने कानों पर हाथ रखकर कांपती आवाज में कहा। हे रुचिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? और यहाँ क्या कर रही हो? मधु ने रुचिका के कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो रुचिका की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि शीशे में अभी भी उसका अक्ष नजर आ रहा था, लेकिन सामान्य। वह पसीने से भीग चुकी थी और चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने चेहरे पर आए पसीने को पोंछा और मधु की तरफ पलटकर कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। हाँ, पर तुम चिल्लाई क्यों? मधु ने पूछा। मुझे काम है, मैं चलती हूँ, रुचिका ने कहा और वहां से तेज कदमों से चली गई। जरूर रुचिका मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने आज से पहले उसे इतना परेशान नहीं देखा। मधु बड़बड़ाई और रुचिका के पीछे चली आई। बाथरूम से बाहर आकर मधु ने देखा रुचिका अपनी कुर्सी पर बैठी है। बैंक में भीड़ अब बढ़ने लगी थी, इसलिए मधु ने रुचिका को परेशान करना सही नहीं समझा। लंच टाइम में रुचिका कैंटीन के कोने में बैठी थी। खाना उसके सामने रखा था, लेकिन वह किसी सोच में डूबी हुई थी। मधु ने देखा तो अपना टिफिन लेकर रुचिका के सामने आ बैठी। मधु खामोशी से रुचिका को देखते रही। रुचिका बहुत गहरी सोच में डूबी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि मधु पिछले 5 मिनट से उसके सामने बैठी है। रुचिका, मधु ने धीरे से कहा तो रुचिका की तंद्रा टूटी। तुम कब आई? रुचिका ने अपनी उदासी छुपाते हुए पूछा। बस अभी। आज तुम बैंक अकेले चली आई? मैं इंतजार कर रही थी। फिर मोंटी से पूछा तो उसने कहा तुम निकल गई हो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो। मधु ने अपनापन जताते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ है मधु, मैं ठीक हूं। कहते हुए रुचिका ने निवाला तोड़ा और जैसे ही मुंह की तरफ बढ़ाया, मधु ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो रुचिका। मधु की बात सुनकर रुचिका का हाथ रुक गया। ना तो वह उस निवाले को नीचे रख पाई और ना ही खा पाई। रुचिका बहुत ही नाजुक दिल लड़की है जो कि किसी से कुछ छुपा नहीं सकती। उसने निवाला नीचे रख दिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे ऐसे देखकर मधु ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। रुचिका ने पानी पिया तो मधु ने ग्लास साइड में रखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगी, देखो रुचिका, मैं जानती हूं कि मेरी कुछ आदतों की वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचा है।
इसलिए आज तुम्हें परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे बांट सकती हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मधु की बात सुनकर रुचिका को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने मधु को सब बता दिया। मधु खामोशी से उसकी बात सुनती रही। उसे बुरा भी लग रहा था और मोंटी पर गुस्सा भी आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे मोंटी से इस बारे में पूछना चाहिए। रुचिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ पूछो, ताकि वो फिर से कोई झूठ बोलकर तुम्हें उल्लू बना दे। रुचिका, तुम समझती क्यों नहीं? मोंटी बस तुम्हारी भोलेपन का फायदा उठा रहा है। तुम उससे प्यार करती हो, उस पर भरोसा करती हो, लेकिन वो इस भरोसे और प्यार की आड़ में तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। मैंने तो तुमसे उसी दिन बोल दिया था कि मोंटी और उस लड़की के बीच कुछ है, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। मधु ने कहा। तो मैं अब क्या करूं? मैं मोंटी को खोना नहीं चाहती। रुचिका ने आस भरी नजरों से मधु को देखते हुए कहा। मोंटी तुम्हारा पति है रुचिका, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार तुम्हें खुद तसल्ली कर लेनी चाहिए। मधु ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं। रुचिका ने असमझ की स्थिति में कहा। अगर मोंटी तुम्हें सच में धोखा दे रहा है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो उस लड़की से जरूर मिलेगा। तुम्हें मोंटी का पीछा करना चाहिए या फिर एक दिन वक्त से पहले घर जाकर देखना चाहिए और मोंटी को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। मधु ने रुचिका के दिमाग में जहर घोलते हुए कहा। रुचिका सोच में पड़ गई। रुचिका पर उसकी बातों का असर होते देखकर मधु ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा। तुम्हें यह करना होगा रुचिका। तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी खराब मत करो जो तुम्हारे प्यार और भरोसे के लायक ही ना हो। तुम्हारी शादी को अभी 4 महीने हुए हैं। इतने कम वक्त में तुम्हारी मैरिड लाइफ का ये हाल है तो सोचो आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या तुम जिंदगी भर समझौता करना चाहती हो? तुम्हें जाकर मोंटी से बात करनी चाहिए। मधु की बातें एकदम से रुचिका को सही लगने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और हामी में गर्दन हिला दी। मधु के होंठों पर मुस्कान तैर गई और उसने अपना टिफिन रुचिका के सामने करके कहा। चलो साथ में खाना खाते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स मधु, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत। रुचिका ने कहा, लेकिन मधु ने उसे उसकी बात पूरी ही नहीं करने दी और कहा। अरे इट्स ओके रुचिका, तुम मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूं। मधु की बात सुनकर रुचिका मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। अवी का घर चंडीगढ़। चौधरी साहब सौंदर्या जी, अवी, नैना और निवेदिता विपिन जी और आराधना जी को बाहर तक छोड़ने चले आए। थोड़े दिन और रुक जाते ना डैड, नैना ने विपिन जी को साइड हक करते हुए कहा। बेटा जी, आपका ससुराल है, यहाँ ज्यादा दिन रुकते अच्छा नहीं लगता। मैं और आराधना जी तुमसे मिलने फिर आएंगे। विपिन जी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मुझे आपका ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा, नैना ने उदास होकर कहा। नैना, तुम्हारे डैड ने कहा ना हम दोनों फिर आएंगे। आराधना ने नैना का सर सहलाते हुए कहा। पापा चले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। अवी ने कहा तो विपिन जी और आराधना जी उनके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गए। निवेदिता के साथ खड़ी नैना बुझी आंखों से उन्हें देखने, उसका मन भारी होने लगा था और गले में चुभन का एहसास हो रहा था। नैना को लगा जैसे वह उन लोगों से फिर नहीं मिल पाएगी। गाड़ी की तरफ जाते हुए विपिन जी का मन भी भारी होने लगा। वे रुके और पलटकर नैना की तरफ चले आए। उन्होंने नैना से कुछ नहीं कहा, ना ही नैना ने उनसे कुछ कहा। बस दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। विपिन जी ने नैना के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसका ललाट अपने होठों से छूकर कहा। अपना ख्याल रखना बेटा जी। नैना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें आंखों में ही रोक लिया और अपने पंजों के बल ऊपर उठकर विपिन जी के बालों को सही करते हुए कहा। आप और मॉम भी अपना ख्याल रखना और मुझे ज्यादा मिस मत करना। अच्छा भाई साहब, बहन जी, हम लोग चलते हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विपिन जी ने हाथ जोड़ते हुए चौधरी साहब से कहा तो उन्होंने विपिन जी के हाथों को थामकर कहा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जल्दी वापस आइएगा। अवी और आराधना तब तक गाड़ी में बैठ चुके थे। विपिन जी भी अवी के बगल में जा बैठे और फिर गाड़ी वहां से चली गई। नैना उदास आंखों से गाड़ी को देखते रही। चौधरी साहब ने देखा तो नैना के कंधों पर अपनी बाह रखी। पिता के एहसास को पाकर नैना ने अपना सर उनके सीने से लगा लिया।
तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 49। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।